नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ऐलनाबाद उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, जनता किसका साथ देगी, क्या आंदोलन का असर भी उपचुनाव पर हावी रहेगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब 2 नवंबर को नतीजों के दिन ही मिलेगा। जी हां, ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दल बदल का खेल भी इस दौरान खूब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस पार्टी के ऐलनाबाद से प्रत्याशी रहे रमेश भादु ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब उपचुनाव के बीच में जेजेपी का कुनबा भी बढ़ा है। उचाना से विधायक रहे और वर्तमान में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाग सिंह छातर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दल बदल से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें सबसे पहले आप देखें। रमेश भादु बीजेपी में शामिल हुए, भाग सिंह जेजेपी में शामिल हुए और जगदीश नेहरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और ये तीनों ही जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में दिखा रही हैं कि ऐलनाबाद का जो चुनाव है, उपचुनाव, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन हाँ, चूंकि किसान आंदोलन को लेकर ही ये सीट खाली हुई और ऐसे में किसान आंदोलन चूंकि अभी लगातार चल रहा है, इसलिए उसका कितना असर इस उपचुनाव पर होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन किस तरह से दूसरी पार्टियों में जाने का भी जो दौर चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। अब प्रचार के साथ ही वादों और दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। सभी दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। सुनिए। गलत नैरेटिव सामने वालों का सेट है और इसके कारण से बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है। अगर मुझे ये कहना हो, जो ऐलनाबाद की बात कर रहे हो तो वहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और बाद में भी आपको ध्यान में आ रहा होगा, जिन मुद्दों की शुरू में बात होती थी, ज़मीन ले लेंगे, एक नैरेटिव बनाया गया। अब कोई बोलता है? सबको ध्यान में आ गया कि ज़मीन इन कानूनों से नहीं जा सकती। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगा। अब कोई बोल रहा है तो वो विषय रुक गया है। जो जो चीज़ें ठीक से लोगों के सामने आती हैं, तथ्य सामने आते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो है अपने आप वो विषय, यही एक तरीका है। जब किसी विषय पर अंदेशे हों तो ठीक संदेशे पहुंचाने के बाद लोगों को चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। देखो, उस समय एक अलग तरह की राजनीति थी, दमन की राजनीति थी। आपने देखा लोक दल की किस तरह की राजनीति चला करती थी। आप लोग सब यहीं के हो, सारे समझते हो, जानते हो, इतिहास जानते हो। लेकिन आज के दिन हमने वो सारी बातें ख़त्म करके लोगों की आवाज़, लोगों की ताकत लोगों को देनी। और कांग्रेस पार्टी में यही है कि हम लोगों को ताकत देते हैं, अपने हाथ में नहीं रखते। आज सभी लोग मिलके पवन जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सब मिलके कांग्रेस पार्टी को और पवन जी को यहाँ से जिताएंगे। मैंने चुनाव थोपा है तो वो लड़ क्यों रहे हैं, वो चुनाव में क्यों आए हैं? आप उनसे पूछो तो सही भी, आप यहाँ पे चुनाव किस लिए लड़ रहे हो जब आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है? आपने तो उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जो पहले दिन कोई पार्टी को छोड़ करके आपके साथ शामिल है, जिसको आप गालियां देते थे, जिसके बारे में आपने पता नहीं क्या क्या बयान दिए, किस किस भाषा का प्रयोग किया, आपने उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया। तो आपको ये भी बता दें कि ऐलनाबाद में बीजेपी की ओर से गोविंद कांडा और इसके अलावा अन्य प्रत्याशियों को भी यहाँ पर उतारा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बेहद महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से ऐलनाबाद का चुनाव होने वाला है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। चुनाव के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी ने सारा विषय रखा है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे भी हैं। एक बहुत अच्छा उत्साह जिसको कहना चाहिए। दिन प्रतिदिन जो आपसी प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है और उभर करके ऐसे स्थान पर आ रही है कि अब बाकी से पीछे छूटेंगे। क्योंकि अभय चौटाला के ऊपर तो लोगों का, सबका ही ये कहना है और हमारा भी कहना है कि आखिर उन्होंने किस बात को लेकर के त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र दिया है तो आज नैतिकता उनको ये कोई परमिशन नहीं देती कि वो दोबारा से उस चुनाव में आकर के और विधानसभा में आए। विधानसभा में आए तो फिर इस्तीफा देने की बात कौन स्वीकार करेगा? उनकी कोई जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। और इस नाते से कांग्रेस के घर में भी उन्होंने तो कैंडिडेट भी उधारा ही ले लिया हमारा, तो इसलिए उनके पास भी कोई नीचे धरातल पर कुछ नहीं है। उनके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल रमेश भादु, जो उनका पहले चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और भी इस प्रकार बातचीत चल रही है और उनके कई लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं।
और चलिए आज की बड़ी बहस के अहम सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बड़ी बहस का पहला सवाल आज ये है कि ऐलनाबाद उपचुनाव में आखिर बाजी कौन मारेगा। ये अपने आप में सबसे बेहद अहम और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि ऐलनाबाद की जनता का मूड क्या है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन भी चल रहा और इसी वजह से सीट खाली हुई थी, उपचुनाव भी है। उपचुनाव में क्या आंदोलन का मुद्दा हावी रहेगा, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंदोलन की वजह से ही ये सीट खाली हुई थी। इस वजह से ये आंदोलन अभी भी बरकरार है, इसलिए इसमें ये मुद्दा हावी रहेगा कि नहीं, ये सवाल है। उपचुनाव में दल बदलू क्या जो नैया है वो पार लगा पाएंगे, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। तस्वीरें शुरुआत में हमने आपको दिखाई कि किस तरह से इधर से उधर जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजत पंजेटा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। रजत पंजेटा जी, सबसे पहले आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि जिस तरह से ऐलनाबाद का ये जो उपचुनाव है इसको लेकर के सभी पार्टियां हालांकि अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन इस समय जो मौजूदा स्थिति है या जो परिस्थिति है या जिस वजह से ये सीट खाली हुई थी, कैसे इसको देखते हैं? ऐलनाबाद की जनता का मूड क्या है और कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर के? आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। देखिए आयुष जी, ये ऐलनाबाद की जो सीट खाली करी गई है, ये किसान, ये जो कृषि के 3 काले कानून आए हैं, ये एक कॉज है, ये बहुत एक बड़ा कॉज है, एक उद्देश्य है। ये किसी ना किसी तरीके से आप ये दिखा दीजिए कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं आदमी जो विरोध करता है वो कोई ना कोई तरीका अपना विरोध का अपनाता है। बहुत से तरीके लोगों ने अपनाए, अपने आंदोलन करे, उसके बाद धरने दिए, हमने भी बहुत धरने दिए, हमने भी सब कुछ करके देख लिया। और बहुत से लोगों ने इसके लिए अपने अपने प्राण तक निछावर कर दिए, आत्महत्या तक कर ली, ताकि सरकार की जो कानों पे जू रेंग जाए और किसी ना किसी तरीके से ये कृषि के जो काले कानून थोपे गए हैं, जो किसान नहीं चाहता, जो उसका मतलब ये फसल और नस्ल की लड़ाई है, एक तरीके से ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, तो कॉज बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बार बार जब ये किसान संयुक्त मोर्चा बना नवंबर के अंदर, चलो हमने तो जुलाई 2020 से ये सारा इसके खिलाफ जो है ये आवाज उठानी शुरू कर दी थी, और हमने तो हरियाणा स्तर पे, जिला स्तर पे हर जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन किए, ज्ञापन भी दिए गए राष्ट्रपति के नाम, हमने डीसी के माध्यम से हमने हर जिला मुख्यालय पे हमने जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए। तो आयुषी, ये जो इतना काले कानून जो थोपे गए हैं, देखा जाए तो हर इंसान ने अपने तरीके से कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई बलिदान दिया है। कई लोगों ने अपनी जो फसल है वो इसमें दान दिया है, ताकि कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन जो है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, लेकिन पंजेटा जी, एक सवाल मैं इसमें जरूर इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि ये आरोप दोनों तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खैर कह ही रही थी इस बात को, कांग्रेस भी ये कह रही कि जिस मकसद से या जिस वजह से आप लोगों ने सीट को छोड़ा था तो वो तो आज भी बरकरार है। ना तो ये काले कानून जिसको आप कहते हैं वो वापस हुए, ना ही वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि परिस्थितियां बहुत विभिन्न हो या बदल गई हों। फिर से चुनाव में और फिर से अभय चौटाला जी ही चूंकि वहां से कैंडिडेट हैं, तो इससे क्या हासिल हुआ है? ये सवाल जो उठ रहा है, मैं चाह रहा हूं इसका भी आप जवाब दें। आयुष, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए आयुष जी, जो ये काले कानून वापस लेने हैं, ये अभय चौटाला जी ने वापस नहीं लेने, ये लेने हैं भाजपा की जो ये सोई हुई उनकी सरकार है, जो 700 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, यानी जो 700 शहीद हो गए वो बिना किसी कॉज की वजह से शहीद हो गए। उनका भी कोई उद्देश्य था, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, आज कहीं ना कहीं उन्हें बेइज्जत करके कर रहे हैं। अगर ये कोई बलिदान करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो ये क्या करते हैं? देखिए, अगर बराबरी नहीं कोई कर सकते तो बुराई शुरू करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को ये होना चाहिए था कि उनमें से कोई आगे आए। फिल्म के साथ उन्होंने बार बार कहा कि सभी लोग देख कर उनका कि आप हमारे जो आंदोलन है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इस्तीफा दे और हमारी ताकत बनने का काम करे। होना तो ये चाहिए था कि जैसे पिछला विधानसभा सत्र, वो मानसून सत्र आया था पिछले साल, तो वहाँ क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। कांग्रेस का तो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में मुद्दा ही ये होना चाहिए था, क्योंकि विपक्षी दल है। वहां पे भी इंडियन नेशनल लोकदल का मुद्दा था, और जब हुड्डा जी ने 2 घंटे में खत्म करा दिया 3 दिन का सेशन, उसके बाद क्या हुआ, हुड्डा जी अविश्वास
आयुष जी, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि विपक्ष के जो विधायक है उनका आप दिल जीतिए। तो आप ये आश्वासन दीजिए कि अगर आप भी इस्तीफा देते हैं तो हम आपके पीछे खड़े हैं। इंडियन नेशनल का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम उसकी मदद करते हैं। अपना तो आयुष, अगर प्रवचन खत्म हो गए इनको तो हमें भी बोलने का मौका दें ताकि सरकार को प्रेशर आए। आप ये क्या कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया है किसान आंदोलन के लिए, आज ये क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ अपने, ठीक है, यानी आप कह रहे थे कि चलिए, इसीलिए मैंने ये दोनों सवाल आपसे पूछे क्योंकि मुझे पता था अभी चर्चा में ये सवाल फिर उठना है, इसलिए पहले ही आपने उसका जो जवाब दिया। अब मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग आयुष जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी, बहुत जल्दी से बहुत संक्षेप में कंक्लूड कर रहा हूँ। आयुष जी, होना तो ये चाहिए था जो आज अभय सिंह जी ने काम किया है उसके लिए नैतिकता के तौर पे कांग्रेस को अपना कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करना चाहिए। मगर कैंडिडेट क्या कर रही है कांग्रेस, ताकि आगे से कोई इस्तीफा देने की बात ही ना करे, ताकि कोई सरकार पे प्रेशर ही ना बने। ये 6 महीने का काम नहीं है। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के आपने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। ठीक है, चलिए, अब बजरंग दास गर्ग जी से शुरुआत करते हैं। 3 साल का रोक काट दिया गर्ग साहब, भाजपा का या जजपा का इस्तीफा देना तो बड़ी दूर की बात है। एक मिनट भाई साहब, ठीक है पंजेटा जी, ठीक है पंजेटा जी, अब सुनते हैं गर्ग साहब। आयुष जी, जहां तक अभय जी ने जो इस्तीफा दिया, 3 कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दिया और ये कह के दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और जो इलेक्शन उपचुनाव हो रहा है वो भाई अभय सिंह की इस्तीफा देने के कारण हो रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूं साथी से, क्या 3 कृषि कानून वापस हो गए, या जो आंदोलन किसान का था, जो टोलों पे किसान बैठे हैं, लाखों लोग जो धरने पर बैठे हैं, गांव में आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो आंदोलन वापस हो गया? अच्छा चलो ये बात छोड़ो, जब चुनाव लड़ना हुआ था, भाजपा से सवाल उठाइए आप। नहीं, मैं सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, बात नहीं जाऊंगा आप, प्लीज सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं मेरे कोई करना चुनी नहीं, मैं तो कहा चाहता हूँ जो बात आपने रखी मैं उसी बात को कह रहा हूँ जो आपने कांग्रेस को स्थिति है। हालात ये है, हकीकत के अंदर जब 3 कृषि कानून आए उसका सबसे पहले विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी थी। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले बयान दिया कि 3 कृषि काले कानून आने वाले हैं, इससे आर्थिक बर्बाद होगा, इससे किसान नुकसान में होगा। बिल्कुल गलत, तितली कांड से पहले कांग्रेस का कोई बयान नहीं है कृषि काले कानून के ऊपर। और छोड़ो, आप राहुल जी ने छोड़ो, 5 अप्रैल 2020 में एक कृषि कानून आया था, उससे पहले मैं आपको दिखा सकता हूँ 15 दिन पहले मेरा खुद का बयान, 15 दिन पहले मैंने कहा जाग जाओ, आर्थिक बर्बाद हो जाएगा। आप समझो, मैं मेरा बयान आपके पास भेज दूंगा, 5 अप्रैल ये आंदोलन ऑन रिकॉर्ड करवाऊंगा। आप मुझे बोलने दीजिए, आप सुनिए, आपकी समय। ठीक है पंजेटा जी, गर्ग साहब को एक बार बोलने दें पंजेटा जी, ठीक है, उनकी बात कंप्लीट होने दें पहले। हालात क्या है, आप एक विधायक ये बोलते हमने इस्तीफा दे दिया, अरे तुम इस्तीफा दे दो बैकडोर से, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हो। आप पूरा इतिहास देख लो, हमेशा से ही ये भारतीय जनता पार्टी की नीलो वाली बी टीम रही है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। आज अभय सिंह चौटाला नहीं है तो उसका चाचा उस सरकार के अंदर मंत्री बैठा है, कौन है? सगा चाचा ओम प्रकाश चौटाला का सगा भाई। और आप देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी की मैं इज्जत करता हूँ, उसका सगा दोस्त सरकार के अंदर सरकार में मार रहा है, कौन है? देखो रणजीत सिंह चौटाला की पार्टी है, ये कहते हैं। नहीं गर्ग साहब भाई, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। उन्होंने अलग पार्टी बना ली भाई, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, अलग चुनाव लड़ा, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। ठीक है रंजीता मेहता जी, आइयो जी भी बात कुछ होने दो, आधी मिनट तो मेरी बात पूरी होनी नहीं,
मैं बताना चाहता हूँ। चलिए गर्ग साहब कंप्लीट करें, ठीक है गर्ग साहब कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। बोल रहे अच्छा भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ जो अपना विधानसभा चुनाव जो है इलाहाबाद का है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये साथी के उनकी बात ना करो, उनकी बात भी करूंगा। आप देख लो पूरे हरियाणा में कहीं चले जाओ, इन दोनों की रामायण खत्म हो गई हो, क्या मैं बोल सकती हूँ? ना तो गांवों में ना शहरों में जनसभा भी नहीं कर सकते लोग। इनका स्वागत काले झंडे से गो बैक के नारे लगा के करते हैं। आप स्थिति आप देखिए क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कहती है जज का चुनाव तू लड़ ले, वो जज का ज्ञान भेजती है भाजपा आप चुनाव लड़ ले। दोनों अपना मरा हुआ साथ और किसी कैंडिडेट को बाहर का उधारा कैंडिडेट लाकर उसको माला पड़ाते हैं। ये तो स्थिति। आयुष जी अगर रामायण खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? हमने उतारा है भारतीय जनता पार्टी का 2 बार चुनाव विधानसभा से लड़ा और उसने हरियाणा बीज निगम का चेयरमैन पूरे स्टेट का चेयरमैन था। 6 महीने पहले इस्तीफा देकर जीत का दावा भी कर दिया आपने, बीजेपी पर भी निशाना साध लिया, ठीक है, और इनेलो को भी आपने उनकी बात जो है उसको रख लिया, ठीक है। रंजीता मेहता जी, जो हकीकत बात अब रंजीता मेहता जी, ठीक है, चलिए रंजीता मेहता जी। हाँ रंजीता मेहता, धैर्य से मैंने दोनों को सुना, उस धैर्य से दोनों इस बात को सुने और बीच में इंटरवीन ना करें। पहले मैं बात करना चाहूंगी इंडियन नेशनल लोकदल की। पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह पूछते हैं कि सीता कौन थी, सारे सवालों के जवाब दे दिए। जो सवाल मेन पूछा गया कि अभय चौटाला जी जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव से हटकर अपना पद छोड़ा था, उन्होंने अपने इस्तीफा दिया था, आज फिर से उस चुनाव को लड़कर और उनका बेटा ये बयान देता है कि फिर से रिजाइन करना पड़ेगा, हम फिर से भी रिजाइन कर देंगे। तो क्या ये फुटबॉल की गेम चल रही है कि बार बार वहां की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जाए? और जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, जिस तरीके से दबंगई करके, जिस तरीके से आज वहां पर भय का माहौल पैदा करके, जिस तरीके से वहां पे आज ये एक गुरुद्वारे में जाने वाले इंसान को भी बाहर धक्के मरवाकर अपने किसानों का मुखौटा पहनकर हरकतें कर रहे हैं, वहां की जनता जनार्दन इनको अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बताना चाहूंगी कि आज ही जमाल गांव के अंदर जो सबसे बड़े गांव लगते हैं, बिल्कुल रानिया के साथ लगते हुए गांव हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे वोटर्स हैं। हाँ, आज ही प्रोग्राम हुआ है और इतना बढ़िया लोगों का जन आशीर्वाद मिला है। धीरे धीरे जनता जनार्दन जो है भय से मुक्त होना चाहती है। जो डर का माहौल पिछले 17 सालों से बार बार दबंगई करके इलेक्शन जीतकर वहां पर पैदा किया गया था, आज जनता जनार्दन उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इलाहाबाद के कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात करती हूँ, इलाहाबाद 3 भागों में बटा हुआ है। एक जमाल का एरिया है, एक चौकटा का एरिया है, तीसरा इलाहाबाद का एरिया है। हर जगह पे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आप देखिए कि चौकटा गांव के अंदर हाल ही में सरकार ने नया अस्पताल बनाया, नया बस स्टैंड बनवाया। आज तक 17 साल हो गए। मुझे इंडियन नेशनल लोकदल से जो बड़े भाई बजेटा जी बैठे हैं, ये बता दे इन्होंने इलाहाबाद की जनता को क्या दिया। वहां पर 16 गांव ऐसे थे जहां पे सेम की समस्या, आज तक वाटर लॉगिंग की वजह से वहां पे एक भी दाना नहीं उग पाता था, और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे पानी की एक बूंद नहीं थी। तो जिस तरीके से उन्होंने इस एरिया को पिछड़ा करके रखा था, आज भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि निश्चित तौर पे 98 करोड़ की जो सिर्फ सेम की समस्या के लिए जो आज योजनाएं लेके आ रही हैं, आज 17 साल के बाद पहली बार इलाहाबाद की जनता को मौका मिला है कि सत्ता का सुख भोगे, सत्ता की मिठाई खाएं और अपने एरिया का विकास कराएं। 3 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे, फिर जो उनको लगेगा ठीक करेंगे, पर इस बार तो निश्चित तौर पे ये सुनहरी मौका वो हाथ से नहीं जाने देंगे। और जहां तक बात है बजरंग सुना उन्होंने तो आप देखिए सुने भाई, देखिए सब लोग एक दूसरे को सुनना शुरू करें भाई। देखिए रंजीता जी, मेरा एक सवाल है इसके साथ, ठीक है, गर्ग साहब थोड़ा सा शांत हो जाए, गर्ग साहब थोड़ा सा शांत हो जाए। रंजीता जी, क्योंकि किसान आंदोलन तो चल रहा है, जिस मुद्दे पर छोड़ा गया उस सीट को, उसको लेकर के तो आपने सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन किसानों की नाराजगी तो है अपनी जगह। कैसे आपको लग रहा है कि आप लोग जीत जाएंगे? आयुष, मैं बिल्कुल आपको हर बात का जवाब दूंगी। आप ये देखिए, जहां तक किसानों की नाराजगी का सवाल है, आज जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के गुंडे वहां पर मुखौटा पहन के किसान का दबंगई कर रहे हैं, जिस तरीके से भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, आज वहां का किसान खुश है क्योंकि ज्यादातर इस एरिया के अंदर बाजरा आता है। और जिस तरीके से
सरकार ने 2250 पहले MSP पर दिया और इस बार 600 रुपए का बोनस जो है जनता जनार्दन को दे रही है। वहां की जनता जनार्दन को आज तक ये उपहार कभी नहीं मिला था। पड़ोसी राज्य में राजस्थान और पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, इनसे पूछिए वहाँ पे बाजरा किस रेट में बिकता है, वहाँ का बाजरा भी यहाँ पर आकर बेचते हैं लोग और हरियाणा की सरकारें खरीदती हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को ये बोलते हैं कि उधार का कैंडिडेट है। अब उंगलियां चला चला के इशारे कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि पवन बेनीवाल इनका उधारा कैंडिडेट है कि नहीं है। हमने तो एक आम कार्यकर्ता को मौका देते हैं हर बार इलेक्शन लड़ने का। आप बताइए कि आप अपने वालों को नकार कर हमेशा नए वालों को एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके खोटे सिक्के चलते नहीं है। जहां तक आपके भरत बेनीवाल जी का सवाल है, जहां तक आपके रमेश बादू जी का सवाल है, आज फिर से आपके कार्यकर्ता ने आपकी पार्टी को छोड़ा है और आज वो भाजपा के अंदर अपना जो है आश्वासन जता रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे ये जानती हूँ कि जिस तरीके से हमने नारा दिया है कि जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है, आज इलाहाबाद की जनता विकास के लिए अपना मतदान देगी और इसीलिए बौखला। चलिए, लेकिन रंजीता जी अगर जीत नहीं होती वहां से, अगर जीत नहीं होती तब फिर आप इसको क्या कहेंगे? मानेंगे ना कि यहाँ किसानों का कम से कम इम्पैक्ट तो दिख रहा है, फिर क्या उनकी बातों को सुनेंगे आप? देखिए, मैंने आपको बताया है 2014, अगर 14 के चुनाव की बात करते हैं और उसके बाद 2019 के चुनाव की बात करते हैं, हमेशा हमारा वोट शेयर जो है बड़ा है। 2014 के बाद 2019 के चुनाव में 3.5% हमारा वोट शेयर बढ़ा है और हाल ही में 2 जगह पे गुड़गांव और करनाल के अंदर छोटे उपचुनाव हुए, उसके अंदर भी हम दोनों जगह पर हमारी भारी जीत हुई है। आप देखेंगे कि जनता जनार्दन आज विकास के साथ है। जिस तरीके से गुमराह करके इन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को वहां पे बिठा रखा था और पूरे हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं, ना उससे केवल व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, हरियाणा की छवि खराब हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से सराउंडिंग जो NCR का एरिया है, वहां पर इन्होंने पिछले 11 महीने से वहां की जनता को पिछाड़ रखा है, वहां की कम्युनिकेशन को रोक रखा है। आज जनता जनार्दन इनका असली चेहरा और चरित्र पहचान चुकी है कि ये मुखौटे पहनकर किसान का अपनी रंग सिद्ध करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से ये पूछिए कि इन्होंने आज तक किसान की भलाई के लिए क्या किया था? ये हमेशा ये चाहते थे कि किसान पहली जमात से दूसरी जमात में। अब एक वरिष्ठ पत्रकार का आकलन इस पर जानते हैं। ठीक है, आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी बात रख ली। केसी मलकानिया जी, इलाहाबाद का ये जो उपचुनाव है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आयुष जी, इलाहाबाद का चुनाव जो है वो तीनों पार्टियों के लिए चुनौती है। जहां तक इन लोगों का सवाल है, इन लोगों ने किसानों के नाम पे त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया और फिर 6 महीने के बाद फिर चुनाव में आ गए हैं। तो अब जो जिस बात पर इस्तीफा दिया था वो तो हल हुई नहीं और फिर चुनाव में आ गए, तो इसका लोग पूछेंगे कि अगर आपने त्याग पत्र दिया था और किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो इतना बोझ क्यों लोगों पर डाला गया, चुनाव का खर्चा क्यों डाला गया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस से भी लोग पूछेंगे, कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है वो उम्मीदवार 2 बार भाजपा की जो टिकट पर लड़ चुका है, तो इनको भी कहेंगे कि आपके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था। यही हाल अब भाजपा का है। भाजपा ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट बना रखी है जिनमें से हम चुनेंगे, परंतु जब लास्ट टाइम में टिकट देने का सवाल आया तो गोविंद कांडा गोपाल कांडा के भाई को गोविंद कांडा को टिकट दी गई। तो भाजपा भी ये जानती है कि हमारा विरोध होगा अगर चुनाव। केसी मलकानिया जी, 17 लोगों में गोपाल कांडा जी के भाई गोविंद कांडा जी शामिल थे। नहीं, ये बात ठीक उन्होंने है, हमारी पार्टी में आस्था दिखाई थी और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, तो हमें सबसे बेहतर लगी इलेक्शन के लिए, तो हमने बुलवा दिया। ठीक है, चलिए, करेगा आपका, ठीक है, मलकानिया जी की बात को सुनते हैं। वो किसानों के नाम करेगा कि ये किसान कर रहे हैं, इस बात को आप समझो। ये नहीं है कि किसान ही विरोध करेंगे, विपक्ष भी किसानों के नाम पर आपका विरोध करेगा। आप उसको कैसे छिपा सकते हैं? आप वोट मांगने जाएंगे, आप जनसभा कैसे करेंगे? ये समस्या आएगी, नागरिक चुनावों में भी आई है। और ये जहां तक इन लोगों का सवाल है, ये अगर ये इन लोग जीत जाती है तो आप कहेंगे कि सीट इन लोगों की थी, कोई बात नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार भाजपा जीत जाती है तो इन लोग कहेगी सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया इसलिए जीत गई। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी अपना जोर लगाई, जोर तो तीनों पार्टियां लाई, परंतु तीनों में कोई ना कोई, ये तीनों के लिए ये चुनौती है। तो अब देखना है कि किसान आंदोलन का इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर अमित चौटाला जीत जाते हैं, क्या वो अपनी सीट बचाते हैं या किसानों के दम पर जीतते हैं? अगर भाजपा जीत जाती है तो क्या वह सत्ता का दुरुपयोग करके जीतती है या
विकास के नाम पर जीतती है या किसानों का भी उन्हें समर्थन मिलता है उस नाम पर जीतती है। अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन किया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि मतदाता किधर जाता है और किसको वोट देता है। मतदाता भी इसमें सोच रहा कि किधर जाए, कैसे जाए, इन लोगों को मत है या भाजपा कांग्रेस, जो तीनों पार्टियों की जो स्थिति है। चलिए, कुल मिलाकर मलकानिया जी आप ये कह रहे हैं कि चुनौती तीनों के लिए ही है और ये बहुत कुछ यहाँ से स्पष्ट होगी तस्वीर कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट क्या है, किसान किसके साथ हैं और इसका एक अलग मैसेज होगा। ठीक है मलकानिया जी, ठीक है। पंजेटा जी देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो भाजपा और तो पहले प्रॉब्लम है। पंजेटा जी की आवाज आ नहीं रही है क्लियर। पंजेटा जी थोड़ा सा माइक के पास बोल सकते हैं, आपकी ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है आज। जी आयुष जी, अभी बेहतर है। हाँ देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो भाजपा को पहले तो जो प्रॉब्लम है ना उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो भी भाजपा के लीडर है कानून है उसको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा और उसके बाद भाजपा पूछती है हमारा विरोध हो रहा है और दूसरी पार्टियों को जाता है। आप जो है किसानों को जीत के कुछ नहीं, आप उनके साथ बर्बरता। पंजेटा जी की आवाज आ ही नहीं रही है, थोड़ी क्लियर करवाइए प्लीज, और इको भी हो रही है। ठीक है रंजीता जी, बजरंगदास गर्ग जी मैं करवा रहा हूँ। ठीक, पंजेटा जी आप अपनी बात रखें। पहले तो आपको कांग्रेस को चाहे भाजपा है, इनको ये देखना पड़ेगा कि कतरी और करनी में फर्क होना चाहिए। किसका कौन बोलता कौन करता है। अब अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर सब इल्जाम लगाते हैं, अब बराबरी नहीं कर सकते तो बुराई करते हैं। पूरा देश जानता है कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए, ताकि सरकार की ये जो गूंगी बहरी सरकार है इस पे जू रेंग जाए। अब हर एक जिसका देखिए, ये तो आयुष जी अपना अपना जमीर है, कौन अपने जमीर की जवाबदेही किसकी बनेगी आखिर में। मुस्कुराने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, कौन आप कितने मुर्दा दिल है, कितने इनसेंसिटिव है, इसी से पता चलता है कि जैसे आपने किसानों के ऊपर बर्ता अपनाई, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आप किसानों के बीच में जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। देखिए भाजपा की तो मैं यहाँ बात ही नहीं करना चाहता, वो तो मुख्यमंत्री जी की बाइट सुना रहे थे, उन्होंने भी कह दिया कि जो हमारा कैंडिडेट है वो कांग्रेस ने ले लिया। यानी दो राष्ट्रीय दल अपने आप को जो कहते हैं, दोनों के पास उम्मीदवार ही नहीं थे। यानी आप जब मैदान में आपके पास था पंजेटा जी, देखिए अगर वाकई ही किसानों के लिए शहीद हुए तो किसी किसान को क्यों नहीं लड़वाया अपनी पार्टी से कि परिवारवाद के बाद आपको और कोई नजर ही नहीं आता। मैं, मेरे बाद मेरा दादा, मेरे दादे के बाद मेरा पोता, मेरे पोते के बाद मेरा दोता। क्या आपका परिवार के अलावा किसी और कार्यकर्ता का क्या हक नहीं है आपकी पार्टी से टिकट लेकर लड़ने का, कि हर बार चौटाला परिवार की स्टैंप लगी हुई है कि उनके अलावा चुनाव में कोई उतर नहीं सकता। आज हम जमीर की बात करते हैं, वो लोग जमीर की बात करते हैं जो किसानों को एक लाइन में खड़े करके गोलियां मारकर कंडेला कांड करते हैं, वो लोग आज जमीर की बात करते हैं। आज वो लोग जमीर की बात करते हैं जिन्होंने अपने परिवारवाद के अलावा, चौटाला पार्टी एंड कंपनी के अलावा किसी और के कभी तवज्जो दी ना अपने एरिया का विकास करवाया। आज अकेले एकमात्र एक सीट थी आपकी, वो भी आपने अपने अहंकार के अंदर गवाई, अपनी राजनीति करने गवाई, और आज जनता जनार्दन उसका जवाब आपको अच्छी तरीके से देगी आने वाले समय में। बनाए एक पार्टी जिसने नींव रखी वो विधानसभा में रहनी चाहिए और दूसरी पार्टी वो रहनी चाहिए जिसने उनको लागू किया। यानी जो अपनी आवाज बुलंद करे उसको आप चाहते हैं वो विधानसभा में रहे ना, आप दोनों आपस में फ्रेंडली मैच खेल लें। यानी ये सीट यानी भाजपा को जाए। आप तो खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं यार, कथनी और करनी में जो है वो फर्क होना चाहिए। भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है जनाब। आपकी पार्टी का सच आपके मुंह से आज निकला है डिबेट के माध्यम से कि कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। हमारी कथनी भी वही है और हमारी करनी भी वही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपकी तरह दोगला चेहरा और दो मुंह लेकर नहीं हम घूमते। आज जो कहते थे कि मैं चौटाला जी की सीट का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक विरासत को संभाल रहा हूं, आज आपने 3200 परिवारों का चूल्हा बुझाकर जिस तरीके की आपने दादी को जिंदा रखा है, लोग आपको बख्शेंगे नहीं। 10 साल जेल काट के आए हैं आपके चौटाला साहब। आज किस मुंह से ठीक है रंजीता जी, एक बार पंजेटा जी की बात। पंजेटा जी मूल सवाल पर आते हैं, क्योंकि ये सवाल तो उठ रहा है और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, ये कैसे जनता को कन्विंस करेंगे, क्योंकि मुद्दा भी वही है, किसान भी वही है, कानून भी वापस नहीं हुए और दोबारा से चुनाव में कैंडिडेट भी वही है। आयुष जी सरकार पे दबाव कैसे विरोध करे, कैसे प्रोटेस्ट करे, एक आदमी कैसे कर सकता है। ये कहते हैं
ये लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे का इतना ज्यादा दबाव था कि ये जो जजपा के विधायक है राम, ये बबली है जो कि लोहे के अंडरगारमेंट बना के जाना पड़ेगा, ये बयान देने शुरू कर दिए थे जजपा के। दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। ये इसीलिए बयान था ताकि अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। वो एक तरीके का दबाव था, प्रेशर था, और प्रेशर कैसे क्रिएट करें। चलिए गर्ग साहब, आप तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपको तो कैंडिडेट भी वो लेना पड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। देखिए, ये सुमन बेनीवाल 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। मैंने पहले भी बताया, हरियाणा बीज निगम का ये चेयरमैन था। इसने 6 महीने से ज्यादा पहले अपना इस्तीफा इस बात पे दिया कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, किसान मेरे साथी है, रामनू में नहीं जा सकता, तो ऐसी पार्टी में रह के क्या करूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, हमने कैंडिडेट बनाया। ये बताना चाहता हूँ, किसान का जो आंदोलन की बात है, मेरी बहन कह रही थी भी किसानों का आंदोलन नहीं है, राजनीतिक लोग उकसा रहे हैं। ये गांवों में बैठे हैं, जो टोलों पर बैठे हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, वो किसान नहीं है, ये सब किसान है। किसानों का अपना आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी का तो उनका खुला समर्थन है। भाई कांग्रेस पार्टी जो है किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति है, व्यापारी है, आम जनता की हित की पार्टी है। उनका शो करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। पहले भी हमारा खुला समर्थन था। तभी इतने सालों से 70 सालों से आपने गोदाम नहीं बनने दिए ताकि अनाज खराब होना बंद हो। क्या है, पहली समाज से किसान दूसरी जमात में न जाए। मुख्यमंत्री लगा लो। आज तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने लागू नहीं होने दी। 2006 के बाद उसको अपने पैर की तली के नीचे दबा कर रखा। और भाईचारा खराब आज तक जो किसान और किसानी की बातें करते हैं, उनकी जमीनें लूट कर वाटर एंड कंपनी को हमने सारा गांव की जमीन को हटा दिया और अपनी जमीनों के ऊपर अपने महल खड़े कर लिए। हजारों किसानों की लाशों के अपने घर बना लिए। वो लोग किसान और किसानी की बात करते हैं। ये जड़ तो बन सकता, इसमें करने की जरूरत नहीं। और मेरी बहन जी कहती है, देखो बाजरे पे 600 रुपए भावांतर योजना सरकार दे रही है। बहन जी को ये नहीं पता, 2200 रुपए एमएसपी रेट है, 1100 रुपए में बाजरा किसान का मंडी में रुल रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। 1100 रुपए बाजरा। आप तो बहुत बड़े आड़ती और व्यापारी और बजरंग दास तो थोड़ा अपने किसानों में तरस खाएं। उनको 2150 और 2250 का रेट क्यों नहीं दे रहे आप? तो बहुत बड़े आड़ती और व्यापारी हो, तो आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। सब लोगों को पता है कि आज आपकी पार्टी के हालात क्या है। जब आप जैसे लोगों को स्टार प्रचारक बनाना पड़ जाए, ऐसे लोगों को मोर्चे के अध्यक्ष बनाना पड़ जाए जिनका वजूद ही नहीं है, तो उस पार्टी का भविष्य बहुत सुनहरा है। घर में चूल्हे नहीं चल रहे। इस बहन को ये नहीं पता किसान के घर में क्या हाल है। किसान भूख के लिए रो रहा है। और ये बात कहती है 3 कृषि कानून बहुत बढ़िया, 1 लैंड। अरे बजरंग दास जी, ये आपके मुंह से ये मसूर की दालें अच्छी नहीं लगती। अरे आप जितने बड़े आड़ती और व्यापारी हैं, ये सारे जग जाहिर है। आपकी पार्टी के हालात ये हैं कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सोनिया गांधी को ये पता है कि आपका पप्पू कभी पास नहीं हो सकता। और जहां तक हरियाणा की बात है, अंतर्कलह इस लेवल के ऊपर है कि एक की तब जोड़ों में दूसरा इंसान तेल डालता है और दूसरे को बलि का बकरा बनाता है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने जींद में देखा। और अगला आप जो है यहाँ पर एलानाबाद में देखेंगे। आज जिस तरीके से जो कैंडिडेट ठीक है, लेकिन रंजीता जी इस बात में तो सच्चाई है, क्योंकि बहुत तस्वीरें हम लोग रोज देखते हैं रंजीता जी कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी जा रहे हैं अपने क्षेत्रों के अंदर, तो वहां पर उनका विरोध हो रहा है। अभी जो शख्स आपको छोड़ के चले गए, जो कि आपकी पार्टी के 2 बार के कैंडिडेट रहे, जिनको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बना दिया, उनका भी दर्द यह था कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, विरोध का सामना उनको करना पड़ता है। कैसे ऐसे आप अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे? जीत को लेकर के आप लोग आश्वस्त हो रहे हैं। सरकार कोई छोड़ता नहीं। आपको यही बात बताई है
कि शुरू में जिस तरीके से इन्होंने बहका माहौल बनाया था, जिस तरीके से इन्होंने गुरुद्वारे के अंदर जाने के बाद भी धक्के मारकर हमारे किसान मोर्चा के जो नेता थे उनके साथ बदसलूकी की, उसके बाद किसान मोर्चा के अलावा जो वहां की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उन्होंने भी माफी मांगी कि ये किया है जो गलत किया है। तभी मैं आपको आज की लेटेस्ट रिपोर्ट दे रही हूँ कि जमाल गांव के अंदर हमारा आज प्रोग्राम हुआ, जो कि बिल्कुल रानिया के साथ लगता एरिया है और सबसे ज्यादा वोटर्स वहां पर हैं। आज जिस तरीके की वहां की आपको रिपोर्ट ले लीजिए अपने रिपोर्टर के माध्यम से, इतना भारी रश और जन आशीर्वाद हमें मिला है। दिल्ली और दिल्ली जो है जनता जनार्दन को समझ में आ रहा है कि 17 साल के बाद सुनहरी मौका आया है। आज वो सरकार के साथ चलेंगे, अपने रुके हुए विकास करवाएंगे और 3 साल सत्ता का सुख बेवकर आज इलाहाबाद की जनता के पास भी मौका है कि आज मंत्री अगर बने तो इलाहाबाद की जनता के सिर पे सेरा बंधे, क्योंकि आज जिस तरीके से पिछले 17 सालों से वो विपक्ष में बैठे हैं, जिस तरीके से आज वहां पर इंडियन नेशनल लोक दल के अभय चौटाला ने वहां पर उनके काम नहीं होने दिए, दबंगई के साथ चौधर के साथ आज अपना वहां पर सिक्का चलाया था, आज वो भी चौधर के साथ चलना चाहते हैं। और चौधर तभी मिलेगी अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालेंगे और अगले 3 साल जो है वो सुख की चैन की नींद सोएंगे और 98 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हाल ही में हमारी सरकार ने पास किए हैं वहां पर काम करवाकर अपने एरिया के लोगों का जो है फायदा करेंगे। आपने किसान को तो उजाड़ दिया। ठीक है केसी मलकानिया जी, ठीक है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको क्या लग रहा है, अपने आकलन के हिसाब से थोड़ा बताएं, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते हम लोगों ने देखा ये सीट खाली हुई, आज फिर से वहां पर हम लोग चुनाव में हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस इलाके में, या लोकल फैक्टर्स भी या कुछ और मुद्दे भी आपको लग रहा है कि इस उपचुनाव में काम करते हुए आपको नजर आएंगे? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते थोड़ा और विस्तार दें इसको। और ये जो चुनाव है ना, ये बहुत दिलचस्प चुनाव है। आमतौर पर उपचुनाव में ऐसा होता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके कैंडिडेट को लोग वोट इसलिए देते हैं कि ताकि सरकार में उनकी भागीदारी हो। परंतु कई बार देखा गया, पिछले चुनावों में देखा गया है कि कई बार लोग सत्ता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, जैसे पिछले चुनावों में हुआ है। परंतु इस बार सबसे बड़ी समस्या है ये है कि इनलो और कांग्रेस जो है वो किसान आंदोलन और 3 काले कानूनों के नाम पर चुनाव लड़ रही है, और भाजपा जो है वो अपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ तो सत्तारूढ़ पार्टी है, दूसरी तरफ दोनों विपक्ष की पार्टी है। विपक्ष की पार्टियों के साथ किसान आंदोलन जो है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब भी कहीं आंदोलन होगा और विरोध होगा भाजपा का, तो ये अवश्य नहीं है कि किसान विरोध कर रहे हैं। ये जो विरोध है वो विपक्षी पार्टी भी कर सकती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडो हो। जैसे गुरुद्वारे में जो कुछ हुआ वो सभी को मालूम है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जनसभा कैसे करेंगी बीजेपी जो है, हर जगह जनसभा कर सकेगी क्या, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेगी? अगर इन मलकानिया जी आपको स्वागत करती हूँ और आपके जाने का इंतजाम करते हैं। जरा इलाहाबाद में जाकर देखिए किस तरीके से जलवा चल रहा है और किस तरीके से आशीर्वाद चल रहा है। आप सफाई करने की बात कर रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पर जनसंख्या के लोग पहुंच रहे हैं और हमारी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज बड़ी दुकानदारी सबकी पसंद है वहां पर, और जिस तरीके से सबके साथ चल रहे हैं, निश्चित तौर पर वहां पर कमल खिलेगा और कमल खिलने के बाद वहां की जनता जनार्दन जो है अगले 3 साल जो है अपने इलाके का विकास करवाएगी, सत्ता का सुख भोगेगी, अपने यहाँ पे मंत्री बनवाएगी। और निश्चित तौर पे आज जनता जनार्दन बहुत सियानी है, उन्होंने क्या लेना है अभय चौटाला से, उन्होंने क्या लेना है पवन बेनीवाल से। ठीक है मलकानिया जी, एरिया का विकास चाहिए। वो कह रही है रंजिता मेहता जी की अभी भी देखिए वहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब दबंगई करके कोई ना जाने दे वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने अपना मन बनाया कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। मलकानिया जी ऐसी परिस्थिति आपको नजर आ रही है? से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार जो होती है सरकार कर सकती है, जनसभा भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। हमने करनाल में देख लिया कि सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। ये समस्या आएगी, अवश्य आएगी, चाहे कई जगह सक्सेस हो सकती है जनसभा। परंतु मुझे तो इस बात में डाउट है, जब सत्ता सरकार पूरी है, पूरी आपकी डाउट क्लियर करने के लिए तो कह रही हूँ कि एक बार आइए ना इलाहाबाद में, तो किसानों के नाम पर गांवों में लोगों ने बोर्ड लगा दिए भारतीय जनता पार्टी की नो वो बोर्ड आपके कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड है, ये भी पता है। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता बोर्ड लगवा किसानों का वो
कोटा बैंकर किस तरीके के गंभीर राजनीति कर रहे हैं, आज वहाँ के लोग साइलेंट हैं, चुप हैं, और चुप साइलेंट जो वोटर होता है हमेशा सरकार के साथ ठीक है, रहता है। चलिए पंजेटा जी, पंजेटा जी, ठीक है, आने वाली 30 तारीख को आपको बता देगी। पंजेटा जी, एक मिनट बीच में एक मिनट। हाँ जी आयुष जी, देखिए 190 इलाहाबाद में, और पिछली दफा देश के प्रधानमंत्री मोदी तक आके अभय सिंह जी को नहीं हरा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई हरा पाएगा। और दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा कि तीनों ये जो पार्टियां हैं, जजपा, मैं हलोपा को बीच में नहीं गिनता क्योंकि वो तो एक दिन पहले कैंडिडेट आया इनका, और जैसे कि मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हमारा कैंडिडेट ले लिया कांग्रेस ने, वो क्या गारंटी है कल को दोबारा भाजपा में ना चले जाए। तो देखिए ये तो इधर का उधर चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों पार्टियां मिलकर 80 जीत पाई थी। पिछले चुनाव का रिजल्ट बता रहा हूँ। तो ये तो जब निकाल रहे हो, जिस तरीके से हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, ये कृषि काले कानून लाने वाली जड़ कौन है, किसने ड्राफ्ट, उसका ड्राफ्टिंग देखिए, अरे भाई उसका ड्राफ्टिंग चेक करोगे ना, उसमें ये कानून में कभी नहीं लिखा अगर मतलब 3 कृषि कानून में स्टॉक सीमा खत्म करेंगे, प्राइवेट मंडियां बनाएंगे, ये भी नहीं लिखा। जो किसान की जमीन जो है बड़ी बड़ी कंपनियां किराए पे लेगी, उस जमीन पर बड़ी बड़ी कंपनियां लोन ले सकती है। इसका मसूदा सारा चेंज किया गया है। जो हमने 3 कृषि कानून का जो स्वरूप बनाया था, वो स्वरूप किसान के हित का था। आप चेक करिए जीताजी, आपको पता लग जाएगा कानून क्या था। अभी आप पास नहीं करा पाए। मोदी जी को क्यों जरूरत पड़ती पत्र लिखने की, मनमोहन सिंह जी को, शरद पवार जी को क्यों एमएसपी की डिमांड मांगी थी? मोदी जी ने पत्र लिखा था, मांगी थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड में हम ही ने ये उजागर किया था, बल्कि हमसे प्रेस उस कमेटी के मेंबर थे, कमेटी के मेंबर और प्रधान, आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जो पुराना जो कानून बनने जाना था उसके मेंबर थे, और साथ में शरद पवार मेंबर था और ममता बनर्जी मेंबर। चलिए अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में अभी चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि एलनाबाद का उपचुनाव वाकई में बेहद दिलचस्प होने वाला है, और देखना यह है कि इस बार एलनाबाद की जो जनता है वो किसको चुनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा